हेलो एंड वेलकम डियर क्रिकेट फैंस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के दरमियान जो सेकंड टेस्ट मैच खेला जाएगा उसका प्रीव्यू आपके साथ में शेयर करूंगा। और याद रहे कि इंतहाई इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच खेला गया था पहला टेस्ट मैच, और यहाँ पर भी उसी किस्म का कॉन्टेस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है दोनों टीमों से। और याद रहे कि इंग्लैंड ने तो ऑलरेडी प्लेइंग 11 भी आपके साथ डिस्कस कर दी है और अनचेंज्ड प्लेइंग 11 डिस्कस की गई है इंग्लैंड की जानिब से। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के ऊपर। तो अनचेंज्ड प्लेइंग बात करते हैं। सबसे पहले ओपनर जैक क्रॉली और बेन डकट, उसके अलावा ओली पोप, जो रूट, बेन स्टोक्स, इनफैक्ट हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, ब्रायन कार्स, जोश टंग और शुएब बशीर। बिल्कुल उसी प्लेइंग का फैसला किया है जो पिछले मैच में इंग्लैंड ने खिलाई थी, जिसका साफ साफ मतलब है कि जोफ्रा आर्चर को मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। इंजरी से सेहतयाब होने के बाद मज़ीद उनका वेट जो है वो लंबा होता चला जा रहा है। हालांकि लास्ट उन्होंने मैच खेला है कैंट की तरफ से काउंटी क्रिकेट में, लेकिन अभी उनको इंटरनेशनल में वापसी के लिए कुछ मज़ीद इंतज़ार करवाया जा रहा है। और मज़ीद अगर हम देखें तो इंग्लैंड ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ यानी कि रखी है कि किसी भी प्लेयर जो कि यानी कि 4 जो मेंबर बचते हैं उनमें से किसी को भी काउंटी खेलने की इजाज़त नहीं दिया है ड्यूरिंग मैच, बल्कि वो टीम के साथ ही चारों के चारों प्लेयर्स जो हैं वो रहेंगे। तो अब बात करते हैं इंग्लैंड की स्ट्रेंथ की। ऑब्वियसली बेसबॉल के एरा में इंग्लैंड की जो स्ट्रेंथ मानी जाएगी वो बैटिंग मानी जाएगी, और उसमें भी सबसे जो मजबूत बल्लेबाज हैं या सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी बल्लेबाज हैं उनमें सबसे पहला नाम जो रूट का आता है। उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है, लेकिन इस मैदान पर भी उनके जो फिगर ज़बरदस्त रहे हैं। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 70 का उनका औसत है इस मैदान पर। तो ज़बरदस्त किस्म का एवरेज है। 16 इनिंग्स में 70 की एवरेज के साथ 920 रन उनने इस मैदान के ऊपर बनाए हैं, जिनमें 5 50s और 3 सेंचुरीज शामिल हैं। 142 नॉट आउट उनका हाई स्कोर है इस मैदान के ऊपर। इंतहाई ज़बरदस्त यानी कि स्टैट है अगर जो रूट के हवाले से देखा जाए तो। इसके अलावा अगर मज़ीद नज़र डालें इंग्लैंड के ऊपर तो दूसरे जो खिलाड़ी नज़र आते हैं वो जैक क्रॉली नज़र आते हैं, जिन्होंने अंडर प्रेशर ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। अच्छे तरीके से चेज में भी प्रेशर में वो नहीं आए और ज़बरदस्त किस्म का डैडी 100 उन्होंने बनाया, जिसकी वजह से मैच जीतने में कामयाब रही इंग्लैंड की टीम। इसके अलावा मज़ीद अगर देखा जाए तो ओली पोप तीसरा नाम रहेगा, जिन्होंने पिछले मैच की पहली इनिंग में शानदार 100 स्कोर किया। और इसके अलावा मज़ीद नज़रें रहेंगी बेन स्टोक्स के ऊपर, जिनने पिछले मैच में की मोमेंट्स के ऊपर विकेट्स भी प्रोवाइड किए। हालांकि बैटिंग उनकी उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन की मोमेंट्स पे आकर उन्होंने विकेट्स जो प्रोवाइड किए, उस तरह के ये प्लेयर हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ये जान मारते हैं, तो उनके ऊपर भी नज़रें रहेंगी। मज़ीद अगर हम देखें और बॉलिंग लाइनअप की तरफ बढ़ें तो बॉलिंग लाइनअप में इंग्लैंड के पास जोश टंग हैं, जिन्होंने पिछले मैच में टेल को दोनों ही इनिंग्स में जल्दी निपटा दिया था। तो ये खासियत उनके पास मौजूद है कि टेल को वो टिकने नहीं देते हैं। मज़ीद अगर देखा जाए तो ब्रायन कार्स ने पैचेस में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन रिदम के साथ और कंसिस्टेंटली उन्हें हार्ड लेंथ्स हिट नहीं की। ये थोड़ा सा वीकनेस इनके लिए रहेगा। मज़ीद क्रिस वोक्स की तरफ देखा जाए तो क्रिस वोक्स के लिए पिछला मैच कुछ इतना अच्छा नहीं रहा। तो मज़ीद अगर हम देखें तो बैटिंग जो है वो इंग्लैंड की स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, लेकिन उसके साथ साथ ही बॉलिंग जो है वो उनकी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आती है। तो ऐसा नज़र आता है कि शायद जोफ्रा आर्चर को ना खिला के इंग्लैंड ने में भी गलती कर दी हो, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप जो है वो उनकी उतनी तगड़ी नहीं है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और फील्डिंग के ऊपर भी इंग्लैंड की फील्डिंग के ऊपर भी नज़रें रहेंगी, क्योंकि एवरेज किस्म की फील्डिंग रही। पिछले मैच में इंग्लैंड की कैचेस काफ़ी ड्रॉप किए गए इंग्लैंड की तरफ से। मज़ीद अगर हम देखें तो हैरी ब्रूक के ऊपर
खसूसी तौर पर नजरें रहेंगी इंग्लैंड के, अगर आप सपोर्टर हैं तो, क्योंकि लास्ट टाइम उन्हें पहली इनिंग में 99 स्कोर किया, दूसरी इनिंग में वो 0 पर आउट ज़रूर हुए, लेकिन एक अच्छे बल्लेबाज हैं, उभरते हुए बल्लेबाज हैं। और इस वक्त इंग्लैंड की टीम में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म में बल्लेबाज हैं बेन डेकेट के बाद वो हैरी ब्रूक हैं, और उसके बाद अगर फॉर्म की तरफ से देखा जाए तो जो रूट नज़र आते हैं। तो ये एक अहम चीज़ रहने वाली है इंग्लैंड की तरफ से कि बैटिंग उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फील्डिंग और बॉलिंग उनको इम्प्रूव करना पड़ेगी इस टेस्ट मैच के नज़रिए से अगर देखा जाए तो। मज़ीद अब इंडिया की तरफ नज़रें बढ़ाते हैं, और इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन में नज़र आ रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्या बुमराह कल का मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है जो कि इंडिया खुद से पूछ रहा होगा। हालांकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो शुभमन गिल ने उसमें यही बोला कि बुमराह जो है वो अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी सिलेक्शन के हवाले से अभी हम कुछ नहीं कह सकते। उनका जो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उसका फैसला हम टॉस के करीब जाके, टॉस पे जाके करेंगे फैसला कि क्या उनको खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा। तो ये एक इंतहाई अहम कॉल रहने वाली है। अगर तो बुमराह कल का मैच खेलेंगे तो बॉलिंग जो है इंडिया की वो अच्छी नज़र आना शुरू हो जाती है। हालांकि इतनी ज़्यादा सपोर्ट पहले टेस्ट मैच में इंडियन बॉलर की तरफ से दिखी नहीं जसप्रीत बुमराह को। हालांकि उनकी बैटिंग ने ज़बरदस्त यानी कि परफॉर्मेंस ज़रूर दिखाई, लेकिन जो मेन और सबसे अहम क्वेश्चन इंडिया की सिलेक्शन कमेटी के लिए या टीम मैनेजमेंट के लिए रहने वाला है कल के मैच के लिए, वो जसप्रीत बुमराह से रिलेटेड रहेगा कि अगर वो खेलते हैं तो टीम इंडिया को काफ़ी बूस्ट मिल सकता है, अदरवाइज़ इंडिया के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और मज़ीद अगर देखा जाए तो क्या इंडिया 2 स्पिनर्स के साथ खेलता हुआ नज़र आएगा या नहीं, और अगर 2 स्पिनर्स के साथ खेलेगा तो रविंद्र जडेजा के साथ कौन सा दूसरा स्पिनर खिलाया जा सकता है और किसकी जगह पे खिलाया जाएगा। पहले नंबर पे तो कौन सा स्पिनर हो सकता है, ऑप्शंस क्या है इसमें, एक तो वाशिंगटन सुंदर, और दूसरा ऑप्शन जो इंडिया के पास रहेगा वो कुलदीप यादव का रहेगा। वाशिंगटन सुंदर की खूबी ये रहेगी या उनको इंक्लूड करने से इंडिया को ये फ़ायदा होगा कि वो बैटिंग भी अच्छी हासिल कर लेते हैं और बॉलिंग तो वो अच्छी करते ही हैं। और कुलदीप यादव की तरफ से अगर देखा जाए तो वो ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर हैं और विकेटें तो वो चटकाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बल्लेबाजी में वो उतना ज़्यादा शायद कंट्रीब्यूट ना कर सकें। मज़ीद देखा जाए तो आज प्रैक्टिस में भी इंडियन टेल जो थी वो बैटिंग प्रैक्टिस करती हुई नज़र आई, और शायद उनके भी कहीं ना कहीं जहन में होगा कि हमने नीचे आके लोअर ऑर्डर में आके क्रूशियल रन्स स्कोर करने हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन सबसे मुश्किल जो चीज़ इंडिया के लिए रहने वाली है कल के मैच में वो है 20 विकेटें लेने के लिए क्या उनके पास बॉलिंग पूरी है या नहीं है। अगर बुमराह खेलते हैं तो शायद इसके जवाब में मैं हाँ कहना चाहूँगा, लेकिन अगर बुमराह नहीं खेलते तो फिर क्या अर्शदीप को खिलाया जाएगा उनकी जगह या आकाशदीप को खिलाया जाएगा, क्योंकि बुमराह के एब्सेंट होने से ये 2 ऑप्शन ज़ेरे गौर नज़र आते हैं, और दोनों की अगर देखा जाए तो एक ही जैसी करदगी है और दोनों का तकरीबन एक ही जितना फ़ायदा होगा। लेकिन अगर अर्शदीप की बात की जाए तो उसको थोड़ा सा एडवांटेज ज़रूर रहेगा उनके खेलने से, क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट में इंग्लैंड में खेले हुए हैं तो उनको इन कंडीशंस का थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर होगा। अगर देखा जाए तो काउंटी क्रिकेट में उनकी जो स्टिंट रही है उसमें उनकी जो करदगी रही है वो इतनी ज़बरदस्त हालांकि नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें ने 5 मैचेस खेले हैं कैंट के लिए और उसमें 13 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं 41 के औसत से, यानी 41 रन्स पर विकेट उन्होंने यानी कि हर 41 रन के बाद उन्होंने विकेट लिया है, जो कि इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस है इन कंडीशन के लिहाज से। और बेस्ट फिगर उनका 3 for 58 रहा है के लिए, यानी कि क्या वो अर्शदीप के साथ जाते हैं या आकाशदीप के साथ जाते हैं
ये एक मुश्किल चॉइस होगी, लेकिन ये चॉइस तब उनको करना पड़ेगी जब बुमराह नहीं खेलते। और अगर स्पिनर उन्होंने इंक्लूड करना है तो शायद वो शार्दुल ठाकुर को रिप्लेस करना चाहेंगे, लेकिन शार्दुल ठाकुर को रिप्लेस करके नीतीश कुमार रेड्डी का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर लाया जा सकता है, जिन्हें हाल ही में बीजीडी में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो मज़ीद अगर हम बात करें तो बुमराह वर्सेस रेस्ट की अगर हम बात करें और बुमराह को क्यों ड्रॉप किया जा सकता है, उसकी एक रीज़न यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि बुमराह वर्सेस अदर बॉलर्स अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों में 2022 से लेकर सेना कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो 16 इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह ने 280 के करीब ओवर डाले हैं, जिसमें उन्होंने 54 विकेट्स हासिल किए हैं और बॉलिंग एवरेज उनका 15.8 रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बाकी जो बॉलर्स हैं उनकी तरफ तो 19 इनिंग्स में बाकी बॉलर्स ने 790 ओवर डाले हैं और 85 विकेट्स ही झटका पाए हैं और एवरेज 38.9 का रहा है, जो कि इंतहाई बुरा एवरेज माना जाता है टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से। और इकॉनमी रेट भी उनका काफ़ी हाई रहा है 4.2। तो इस वजह से बुमराह की जो अहमियत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब दूसरे बॉलर्स इनकंसिस्टेंट हो जाएं तो फिर बुमराह की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से बुमराह का खेलना कल के मैच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, लेकिन अगर उनको ड्रॉप किया जाता है तो इसी में एक वजह छुपी है कि नंबर ऑफ ओवर्स बुमराह हैज़ बोल्ड, यानी कि बुमराह ने काफ़ी ज़्यादा ओवर रिसेंट क्रिकेट में डाले हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में वो 5 के 5 मुकाबले खेल गए थे, जिसकी वजह से वर्कलोड मैनेज करना इंतहाई ज़्यादा मुश्किल होता है बुमराह जैसे बॉलर के लिए, जो कि हर मैच में ज़ोर लगाते हैं और मैक्सिमम ओवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो तकरीबन 25 के करीब उन्होंने पहली इनिंग में ओवर डाले, 19 सेकेंड ओवर में डाले। तो जाहिर सी बात है कि वर्कलोड तो जाहिर सी बात है उनका मैनेज करना पड़ेगा अगर उनका कैरियर प्रोलॉन्ग करना चाहता है इंडिया। तो मज़ीद अगर देखा जाए तो ये जो ग्राउंड है ये जाहिर सी बात है शुरू स्टार्ट में फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सरफेस जो है वो रफ होती जाएगी और स्पिनर्स जो हैं वो इस ग्राउंड पर मैदान में आ सकते हैं, यानी कि गेम में आ सकते हैं। उनकी ज़रूरत इंडिया को जाहिर सी बात है फिर पड़ेगी। इस वजह से शायद दूसरा स्पिनर जो है उस को खिलाने के लिए इंडिया की मैनेजमेंट ज़ोर लगा रही है। मज़ीद अगर हम देखें तो इस ग्राउंड के इंडिया की टीम ने इस ग्राउंड में कुल मिलाकर 8 मुकाबले इंग्लैंड के साथ खेले हैं, जिसमें 7 में इंग्लैंड ने जीत हासिल की, 1 मुकाबला ड्रॉ रहा और इंडिया की टीम इस ग्राउंड पर अभी तक जीतने में असफल रही है, नाकाम रही है। तो मज़ीद अगर हम देखें उनकी स्टैट्स के ऊपर नज़र डालें तो एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का अगर देखा जाए तो 310 रहा है और सेकेंड इनिंग में 322, थर्ड इनिंग में ये मज़ीद कम होता है और 244 और फोर्थ इनिंग में 161 तक ये चला जाता है, यानी कि पहली 2 इनिंग्स में 300 अबव है, लेकिन आखिरी 2 इनिंग्स में ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इनफैक्ट फोर्थ इनिंग में तो इंतहाई ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये इस बात ध्यान में रखना पड़ेगी दोनों टीमों के लिहाज से। अगर देखा जाए तो सेकंड बैटिंग जो टीम करेगी शायद उसके लिए इंतहाई ज़्यादा दिक्कत रहने वाली है इस मैच में, क्योंकि इंतहाई क्लोज एनकाउंटर देखने को मिलेगा और शायद बैटिंग पिच एक दफ़ा फिर आपको देखने में नज़र आए। और मज़ीद अगर हम देखें तो प्रेडिक्शन की बात करें यहाँ पर तो प्रेडिक्शन में मुझे फ़िलहाल यही लगता है कि इंग्लैंड की टीम विल स्टार्ट एज अ फेवरेट इन दिस मैच। और इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, मुझे लगता है कि ओपनिंग बिल्कुल सेम टू सेम खेलती हुई नज़र आएगी इंडिया की, जिसमें दोनों ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और के राहुल ही ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर साई सुदर्शन ही खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 4 पर शुभमन गिल, नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 6 पर
कारुण नायर ही खेलते हुए दिखेंगे। नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा। नंबर 8 की अगर बात की जाए तो पिछले मैच में शार्दुल ठाकुर खेले थे, शायद इस मैच में कुलदीप यादव का एक ऑप्शन या फिर नीतीश कुमार रेड्डी भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव या वाशिंगटन सुंदर में से कोई एक खेलता हुआ नजर आ सकता है। और नंबर 9 की अगर बात की जाए तो नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह या फिर अर्शदीप सिंह और आकाशदीप, इन तीनों में से कोई एक बॉलर खेलता हुआ दिखाई देगा और ये इंतहाई मुश्किल कॉल रहने वाली है, बुमराह वाली जो कॉल है। इसके अलावा मज़ीद 2 जो बॉलर्स होंगे उसमें प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। और 2 यानी कि तब्दीलियाँ इंडियन टीम में इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि 2 तब्दीलियों की पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो ये फ़िलहाल प्रीव्यू था कल के मैच का। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।